दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साथ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान को हम पढ़ रहे हैं और हमने इसके पहले इस वीडियो के पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति, फिर जर्मनी का एकीकरण पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के मुख्य बिंदु एक बार देख लेते हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन काबूल का एकीकरण में योगदान, नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति, मध्य इटली का विलय, गेरिबाल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय, फिर वेनेशिया का विलय और फिर रोम का विलय। इस तरह से इटली का एकीकरण इन चरणों में पूरा होता है। इस इटली के एकीकरण को हम पढ़ेंगे, पर पढ़ने से पहले हम उसका मैप देख लेते हैं। उस समय का जो मैप था इटली का, जो अलग अलग भागों में था, हमने इसके पहले के वीडियो में जो देखा था कि किस तरह से जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। तो लगभग यहाँ पर इटली का एकीकरण भी कुछ इसी तर्ज पे होता है। एक बार इस मैप को देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ स्विट्ज़रलैंड और यहाँ फ्रांस, ये सार्डिनिया, ये रोम, ये जो अपन यहाँ पे देखे थे सिसिली, ये नेपल्स, यहाँ लोम्बार्डी, ये वेनेशिया, ठीक है, ये टस्कनी, ये कुछ भाग हैं। आप इस मैप को बराबर ध्यान से देखिएगा वीडियो को देखने के बाद भी, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए और लाइफ टाइम ये आपके दिमाग में बैठ जाए कि किस तरह से इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। दोस्तों शुरू करते हैं अपन इटली का एकीकरण। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इधर ऑस्ट्रिया, ये वेनेशिया, ये लोम्बार्डी, इधर फ्रांस और इधर ये रोम है, ये टस्कनी है, ये नेपल्स और ये सिसिली और ये सार्डिनिया। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में सबसे पहले नेपोलियन के बारे में पढ़ लेते। नेपोलियन ने इटली को जीतने के बाद उसके छोटे बड़े राज्यों को समाप्त करके 3 भाग बना दिए। ये इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि जर्मनी में भी यही हुआ था। जर्मनी में भी यही नेपोलियन ने किया था कि जो छोटे छोटे राज्य थे उन सबको एक कर दिया था। ये मैं बार बार दोहराना ठीक नहीं रहेगा कि नेपोलियन ने ऐसा किया जिससे क्या फ़ायदा हुआ। साथ ही सामंती व्यवस्था को समाप्त करके आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध का अंत कर दिया और इटली में एक समान कानून लगा दिए। अब इससे फ़ायदा ही होना है इटली वालों को, तो क्योंकि अब जो पहले अलग अलग थे अब सब वो एक हो गए ना। अब जो अलग अलग राज्य थे, अलग अलग टुकड़े थे, इन सब में अब आंतरिक व्यापार पर प्रतिबंध जो था वो हट गया। इटली में समान कानून लग गए, सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और जो बड़े बड़े राज्य थे उन सब के 3 भाग बना दिए इटली के। नेपोलियन द्वारा इटली को उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करने पर ही लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं भड़क उठी। पहले तो इटली के लोग अलग अलग थे तो कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी, पर अब जब एक हो गए तो नेपोलियन ने जब ये जीतने के बाद उसने उपनिवेश की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं पैदा हो गई कि हमारे इटली में ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो लोगों में राष्ट्रीय चेतना आई, उनमें देशभक्ति की भावना आई। मेरियट के अनुसार नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की। उधर किसी फ्रांसीसी विद्वान ने भी जो कहा था वो हमने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में। और इधर मेरियट भी यहाँ इटली के एकीकरण के बारे में कह रहे हैं कि नेपोलियन पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एक किया था। हालांकि उसका रीज़न कुछ और था, उपनिवेश की तरह वो इस्तेमाल करना चाहता था, उसका साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, परंतु रुपये के दूसरे पहलू में उसने इटली को एकता प्रदान कर दी। जिस तरह से हमने जर्मनी में एकीकरण में बाधाएं पड़ी थी, सहायक तत्व पड़े थे, ठीक वैसे ही इटली में भी कुछ बाधाएं थी। पढ़ते हैं दोस्तों इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या थी। पहला है विदेशी प्रभुत्व। लोम्बार्डी और वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे और मेडेना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने मैप में ये सब चीज़ें देखी थी, तो ये कहीं ना कहीं जो बाधा के रूप में ये थे कि यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे और मेडोना और टस्कनी पर ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों का अधिकार था। पोप रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। जो बीच में रोम था अपन ने देखा था, तो पोप था वो रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। इटली 3 भागों में विभक्त था। हालांकि ये काम नेपोलियन ने किया था 3 भाग में, बाकी उसके पहले तो कई छोटे बड़े राज्य थे, पर यहाँ पर 3 भाग होना भी एक तरह की चुनौती थी।
सामंती और कुलीन वर्ग नेपोलियन के बाद पुनः अपनी जागीरदारी प्रथा स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि एकीकरण होने से उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब जो सामंती और जागीरदार प्रथा उसने बंद कर दी, क्योंकि पहले छोटे बड़े राज्यों में तो ये सामंती और जागीरदार प्रथा थी, परंतु जब उसने उस इटली के 3 भाग कर दिए तो उनके जो था सत्ता थी या उनका जो प्रभुत्व था वो ख़त्म हो गया था। तो अब यहाँ पर जब एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि पहले ही नेपोलियन ने ये सब कर दिया था और फिर उनको डर था इन सामंतों को, कुलीन वर्ग को, कि अगर एकीकरण हो गया तो उनका प्रभाव तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। राष्ट्रीय चेतना का तो अभाव था ही, क्योंकि पहले वो लोग सब एक हुए ही नहीं थे, परंतु अब धीरे धीरे एक हो रहे थे, परंतु फिर भी इतनी जल्दी इतना राष्ट्रीय चेतना नहीं आ पाई थी। एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत हो, इसमें सभी राजनीतिज्ञ एक मत नहीं थे, मतलब सभी की अलग अलग विचारधारा थी। वहाँ पर तो जो अपन ने जर्मनी पढ़ा था तो जर्मनी में तो बिस्मार्क अकेला था, पर यहाँ पर अलग अलग लोग अपन पढ़ेंगे, गैरिबाल्डी है, काबूर है, मैजिनी है और दूसरे भी जितने भी लोग थे, उन सब की अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएँ थी। तो ये फिर बाद में जा कर के एक होते हैं, ये सब चीज़ें होती है, परंतु शुरू में तो ये था कि किस विचारधारा के अंतर्गत इसका एकीकरण हो, इसमें सभी राजनीतिज्ञ एकमत नहीं थे। ये तो थी बाधाएं, परंतु अब कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इटली के एकीकरण में सहायक थी। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों, इटली के एकीकरण में सहायक प्रमुख संगठन और व्यक्ति। सबसे पहली है एक संस्था जिसका नाम है कार्बोनरी, जिसमें सभी वर्ग थे। ऐसी गुप्त संस्था की स्थापना नेपल्स में 1810 में हुई थी। कार्बोनरी नामक संस्था की स्थापना 1810 में हुई। कहाँ हुई? नेपल्स में हुई। और इस संस्था की विशेषता क्या थी कि इसमें सभी वर्ग थे, जितने भी वर्ग थे, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सभी लोग इसमें शामिल थे। कार्बोनरी जो संस्था थी, इसके उद्देश्य थे विदेशियों को इटली से बाहर निकालना और स्वतंत्रता की स्थापना करना। इसका उद्देश्य एकमात्र था कि जो बाहर से हैं या बाहरी आधिपत्य है उसको निकालना और स्वतंत्रता, इटली की स्वतंत्रता की स्थापना हो। परंतु दिक्कत ये आई कि बिना सही नेतृत्व के यह संस्था जो थी कार्बोनरी वो विफल हो गई, परंतु इसने कुछ शुरुआती काम कर दिया था। अगली एक संस्था आती है, एक ग्रुप आता है जिसका नाम है यंग इटली। मेजिनी जो था उसने 1831 में इस यंग इटली की स्थापना की और इसी यंग इटली ने फिर कार्बोनरी का स्थान ले लिया, क्योंकि कार्बोनरी की जो संस्था थी उसने ये काम पहले कर दिया था, एक होने का उनका जो उद्देश्य था वो स्पष्ट था। तो मेजिनी ने ये जो यंग इटली नामक नई संस्था स्थापित की, उसने कार्बोनरी का स्थान ले लिया। मेजिनी का मानना था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व नवयुवकों के हाथों में दे देना चाहिए। मेजिनी का मानना था, युवाओं के ऊपर वो उसको बहुत ज़्यादा भरोसा था, इसलिए इसने जो अपनी संस्था थी उसका नाम भी यंग इटली रखा था। उस मेजिनी का युवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसका मानना था कि उनके हृदय में असीम शक्ति छिपी होती है, बहुत कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है युवाओं में, ऐसा मेजिनी का मानना था। इस संस्था के 3 नारे थे। पहला, परमात्मा पर विश्वास रखो, ट्रस्ट इन गॉड। सभी भाइयों एक साथ मिल जाओ और इटली को मुक्त करो। वहाँ पर 2 बातें ही थी, इटली से बाहर विदेशियों को निकालना और स्वतंत्रता की स्थापना करना, परंतु यहाँ पर 3 नारे हैं। परमात्मा पर विश्वास रखो, सब भाइयों एक साथ मिल जाओ और इटली को मुक्त करो। साउथगेट ने लिखा है, यह मेजिनी ही था जिसने अपने देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की। यद्यपि वह काबूर की भांति सेनानायक नहीं था, परंतु वह एक कवि था, आदर्शवादी विचारक था और क्रांति का अग्रदूत था। ऐसा साउथगेट ने लिखा है मेजिनी के बारे में कि वो एक सेनानायक नहीं था, परंतु लोगों के मन में देशभक्ति की भावना, स्वतंत्रता की भावना, आदर्श की भावना, ये सब और क्रांति की भावना, ये सब उसने लोगों के मन में पैदा की। तीसरा सहायक है काउंट कैमिलो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डी काबूर का जन्म 1810 में ट्यूरिन के एक कुलीन परिवार में हुआ था। देखिए दोस्तों, एक बहुत मैचिंग चीज़ है और याद रखने लायक है कि काबूर का जन्म 1810 में हुआ था और जो कार्बोनरी की स्थापना है वो भी 1810 में हुई थी। तो ठीक है, काबूर का जन्म ट्यूरिन में 1810 में हुआ था। उदारवादी विचारकों के समर्थक काबूर ने सैनिक शिक्षा प्राप्त करके सेना में इंजीनियर की नौकरी की थी। फिर शब्द आया उदार। इसके पहले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ दिया था मैंने कि आप इसका पता करेंगे, केवल एक शब्द बोला था स्वतंत्रता,
आप इसके पहले की जो वीडियो हैं उसमें उदारवाद का अर्थ क्या होता है आप ज़रूर देख सकते हैं। उदारवादी विचारकों का समर्थक था काबुर, और उसने सैनिक शिक्षा प्राप्त की और फिर बाद में सेना में इंजीनियर की नौकरी प्राप्त कर ली। काबुर का मानना था कि इटली का एकीकरण पिडमांट के नेतृत्व में ही पूर्ण हो सकता है। ठीक है, काबुर का मानना था कि इटली का एकीकरण किसके, पिडमांट के नेतृत्व में ही पूरा हो सकता है। बिना विदेशी सहायता के इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी वो मानता था कि बिना विदेशों की सहायता के इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता था। इसी कारण उसने इटली के एकीकरण के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहता था। तो इसी कारण काबुर चाहता था कि इटली का एकीकरण का जो प्रश्न है वो इसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सभी लोग देखें, ताकि उससे मदद मिल सके, लोगों का, दूसरे देशों का सहयोग मिल सके। इटली के एकीकरण में एकमात्र ऑस्ट्रिया ही बाधक मानता था। ठीक है, उधर जर्मनी में भी अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि जर्मनी का जो था बाधक वो भी ऑस्ट्रिया था, और इधर इटली में काबुर का मानना था कि इटली के एकीकरण में भी ऑस्ट्रिया ही बाधक है। अपने विचारों के साथ 1847 में वित्त और उद्योग मंत्री बना वो, इन्हीं विचारों के साथ, और 1852 में विक्टर एम्यूनल ने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। किसे, काबुर को। पहले 1847 में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री, और फिर 1852 में विक्टर एम्यूनल ने काबुर को प्रधानमंत्री बना दिया। काबुर एक व्यावहारिक व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था और राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। अब यहाँ पर दोस्तों याद रखने की बात यह है कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि वो उदारवादी विचारकों का था, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था। उसके विचार उदारवादी थे, परंतु वो राजतंत्र का समर्थक व्यक्ति था, प्रजातंत्र का समर्थक व्यक्ति नहीं था। ये थे 3 सहायक इटली के एकीकरण में। दोस्तों शुरू करते हैं अपन इटली का एकीकरण। तो इटली के एकीकरण के चरण: पहला, काबुर का एकीकरण में योगदान, नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति, मध्य इटली का विलय, फिर गैरिबाल्डी के द्वारा नेपल्स और सिसिली का विलय, फिर वेनेशिया का विलय और फिर रोम का विलय। इस तरह से इन 6 चरणों में इटली का एकीकरण पूरा होता है। चलिए, पहला, काबुर का इटली के एकीकरण में योगदान। अभी अपन ने काबुर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली। काबुर ने क्या क्या, उसका व्यक्तित्व कैसा था, उसने क्या सोच रखी थी, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी। काबुर के बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी, क्योंकि वो कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था, आदर्श लोगों में पैदा कर सकता था, राष्ट्रीय चेतना पैदा कर सकता था। ये सब गुण मेजिनी में थे, काबुर में थे। तो काबुर के बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। इस समय यूरोप में 2 ही शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में भी अपन ने देखा था कि फ्रांस और इंग्लैंड, और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, इंग्लैंड, जैसे अपन बार बार ये कह रहे हैं, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, ये उसकी शक्ति का पैमाना थी। ठीक है, तो इस समय यूरोप में 2 शक्तिशाली देश थे, फ्रांस और इंग्लैंड। इंग्लैंड और हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा था। ठीक है, इंग्लैंड और ये जो थे उसमें ज़्यादा वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। उधर जर्मनी में भी अपन ने देखा था कि यहाँ पर वो जर्मनी में भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया था। और फ्रांस को इटली के एकीकरण से सहानुभूति थी। इधर फ्रांस उधर जर्मनी में तो नहीं चाहता था, परंतु फ्रांस इधर इटली के एकीकरण में सहानुभूति रखता था कि इटली का एकीकरण हो जाए तो ठीक। काबुर ने क्रीमिया की मदद के लिए सेना भेज करके सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली, और इसका जो लाभ था उसको पेरिस सम्मेलन में 1856 में मिला। फ्रांस के साथ उसने जो मित्रता प्राप्त कर ली थी काबुर ने, वो उसका पेरिस सम्मेलन में उसको लाभ मिला 1856 में। और इसीलिए कहीं ना कहीं फ्रांस को इटली के एकीकरण में सहानुभूति भी थी, क्योंकि काबुर ये जानता था कि बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के, बिना दूसरे देशों की सहायता से इटली का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता, तो उसने ये सब चीज़ें की थी। सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के विरोध के बाद भी सार्डिनिया को बुलाया गया। काबुर ने इटली की इस स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को जिम्मेदार ठहराया और नैतिक विजय प्राप्त कर ली। ये कहीं ना कहीं बिस्मार्क ने जो काम किया था सबसे पहले उधर डेनमार्क को हराने के लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पर काबुर ने भी ये काम किया, और उसने अपनी नैतिक विजय प्राप्त कर ली कि काबुर ने उस ऑस्ट्रिया को इन सब बातों के लिए जिम्मेदार ठहराया, और ऑस्ट्रिया को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करने की कोशिश की, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहें या अपने पड़ोसी देशों के साथ कहें तो भी। दूसरा है नेपोलियन का सहयोग और लोम्बार्डी की प्राप्ति।
नेपोलियन तृतीय जब छुट्टी मनाने सार्डिनिया की सीमा के पास प्लोम्बियर्स आया तो काबूर बिना किसी निमंत्रण के उसके पास पहुंच गया और समझौता किया। ठीक है, काबूर को पता था कि ये कहीं ना कहीं उसको सहयोग लेना है, तो उसने नेपोलियन तृतीय कहीं छुट्टियां मनाने के लिए प्लोम्बियर्स आया था, तो काबूर बिना किसी निमंत्रण के उसके पास चला गया और एक समझौता किया। और वो समझौता क्या था? ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच अगर युद्ध होता है तो फ्रांस 2 लाख सैनिक सहायता देगा। ठीक है, यहाँ पर उसने ये समझौता किया कि भाई अगर युद्ध होता है हमारा ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के बीच में तो आप हमको 2 लाख सैनिक सहायता देंगे। नेपल्स, सिसिली और पोप के राज्य बने रहेंगे। यहाँ पर उसको राज़ी करने के लिए ये कहा कि भाई नेपल्स हैं, सिसिली है, पोप है, वो राज्य बने रहेंगे, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोम्बार्डी और वेनेशिया सार्डिनिया को प्राप्त होंगे। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो थे वो सार्डिनिया को मिल जाएंगे। और फ्रांस को सहायता करने के बदले में नीस और सेवाय के प्रदेश मिलेंगे। उसको ये कह दिया कि भाई नीस और सेवाय हम आपको दे देंगे। विक्टर एमेनुअल अपनी पुत्री का विवाह प्रिंस जेरोम बोनापार्ट के साथ कर देगा। एक और वादा किया कि विक्टर एमेनुअल जो है वो उसकी लड़की का विवाह उधर फ्रांस के जो प्रिंस जेरोम बोनापार्ट हैं उसके साथ कर देगा। इस तरह से एक वहाँ पर प्लोम्बियर्स गया काबूर और उसने उधर ये दोस्ती कर ली और कुछ बातें इन दोनों के बीच में समझौते में हो गई। अब ऑस्ट्रिया को भड़काने के लिए मस और कर्राटा में विद्रोह करवा दिया। इधर काबूर ने ऑस्ट्रिया को भड़काना चाहता था क्योंकि वो युद्ध करना चाहता था, तो उसने मस और कर्राटा में विद्रोह करवा दिया और ताकि ऑस्ट्रिया युद्ध की पहल करे और सार्डिनिया आत्मरक्षा के लिए लड़े ऐसा प्रतीत हो। विद्रोह करवाया काबूर ने उधर ऑस्ट्रिया में और ऑस्ट्रिया ही युद्ध की पहल करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या पड़ोसी देशों में भी ये लगे कि हाँ भाई सार्डिनिया तो आत्मरक्षा के लिए कर रहा, बुरा तो ऑस्ट्रिया ही है, ऐसा प्रतीत हो। और वैसा ही हुआ। ऑस्ट्रिया ने 23 अप्रैल 1859 को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि भाई तो बहुत कर रहा है, अब मत कर नहीं तो युद्ध हो जाएगा। और 29 अप्रैल 1859 को फ्रांस ने इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। उधर ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया तो यही कर रहे थे, पर इधर फ्रांस बहुत उतावला हो गया और उसने इटली के पक्ष में उधर ऑस्ट्रिया के विरोध में युद्ध की घोषणा कर दी। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें उधर गया था काबूल, तो उसने उधर फ्रांस को बहुत सारी चीज़ें देने का वादा किया। उसने वो बेटी की शादी, जो विक्टर एमेनुअल की बेटी की विवाह भी उससे करने का ये सब चीज़ें की थी। तो इटली का जो शासक था वो उतावला हो गया और उसने उधर इटली के पक्ष में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया हार रहा था, परंतु फ्रांस सार्डिनिया के बिना पूछे युद्ध से अलग हो गया। एक तो जल्दी में उसने युद्ध की घोषणा कर दी, इटली नहीं पहले जा कर के, और जब हार रहा था ऑस्ट्रिया तो बिना किसी के कुछ कहे, बिना सार्डिनिया के बात के, काबूल से किसी के पूछे बिना फ्रांस अपने आप फिर इस युद्ध से अलग भी हो गया। नेपोलियन तृतीय ने 11 जुलाई 1859 को विला फ्रेंका नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ से युद्ध विराम का समझौता किया और इसमें यह तय हुआ लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया गया। पहले ये था, उधर काबूल ने वादा किया था कि लोम्बार्डी और वेनेशिया सार्डिनिया को मिलेंगे, परंतु इधर फ्रांस ने उधर समझौता किया ऑस्ट्रिया के साथ, तो उसने लोम्बार्डी सार्डिनिया को दे दिया, वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया। यहाँ पर भी मिस हो गया थोड़ा, ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब वेनेशिया ऑस्ट्रिया को दे दिया, जबकि उसने कहा था कि भाई वेनेशिया और लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिलेंगे, काबूल ने कहा था। अब ये काबूल की नाराज़गी के लिए ये काफ़ी है कि जो चीज़ उसको चाहिए थी वो उधर ऑस्ट्रिया को दे दी उसने, फ्रांस ने। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है ना। परमा, मेडोना और टस्कनी को पुनः स्वतंत्र राज्य बना दिया गया और पोप के अधीन इटली राज्यों का संघ बनाया गया। परमा, मेडोना, टस्कनी को पुनः उनको स्वतंत्र राज्य बना दिया गया और पोप के अधीन इटली है उन सब का एक संघ बना दिया गया। अब यहाँ पर काबूल की नाराज़गी स्वाभाविक है कि जिसके लिए उसने बहुत कुछ ये सब किया था, परंतु उसको मिलना था जो चाहिए था वो नहीं मिला उसको। इस संधि से काबूल अप्रसन्न था और उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब स्वाभाविक है ये सब चीज़ें होनी थी और उस काबूल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विक्टर एमेनुअल ने ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ मिलकर के 10 नवंबर 1859 को ज्यूरिख की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इटली का एकीकरण का प्रथम चरण पूरा हुआ, पर प्रथम चरण में मिला क्या इधर? केवल लोम्बार्डी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। मध्य इटली का विलय।
मध्य इटली के राज्य परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना में जनता विद्रोह कर रही थी। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि उन सबको स्वतंत्र कर दिया था, पर वहाँ की जनता विद्रोह कर रही थी और वे सभी इटली में मिलने के इच्छुक थे। अब यहाँ पर पुनः मौका मिल रहा है कि इटली का एकीकरण फिर से शुरू हो, क्योंकि ये जो स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए थे वहाँ की जनता विद्रोह कर रही थी और इटली में मिलने के इच्छुक थे। इंग्लैंड की नीति हस्तक्षेप की थी, वो बीच में पड़ ही नहीं रहा था कहीं। कावूर ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ्रांस को नीस और सेवाई के प्रदेश देने का वादा करते हुए पुनः उसे अपनी ओर मिला लिया। एक बार फिर कावूर ने अपनी कूटनीति राजनीति चली और भले फ्रांस ने उसके साथ ऐसा किया था, परंतु यहाँ पर फिर उसने मौका है तो उस मौके पर फ़ायदा उठाने के लिए फ्रांस को ये कहा कि भाई नीस और सेवाई के प्रदेश आपको दे देंगे, और अपनी ओर उसने मिला लिया। मार्च 1860 में मध्य इटली के राज्य में जनमत संग्रह करवाया तो वे सभी इटली में आने का मत देने लगे। ये जितने भी राज्य थे, परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना, इन सभी ने अपना जनमत दिया कि वो सब ये इटली में आना चाह रहे हैं। नीस और सेवाई फ्रांस में मिलने का मत कर दिया। ठीक है, अभी इसने अपनी जो दोस्ती जो संधि की थी, बात की थी, उसके अनुसार नीस और सेवाई फ्रांस को दे दी है। इसी के साथ इटली के एकीकरण का दूसरा चरण भी पूरा होता है। पहले तो उधर एक अपने जो पहला पॉइंट पड़ा था उसमें लोम्बार्डी मिला था, अब इसमें परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोग्ना और रोमाग्ना ये सब चीज़ें मिल गई। आगे बढ़ते हैं। गैरिबाल्डी और नेपल्स और सिसिली का विलय। ठीक है, अब नेपल्स और सिसिली ये जो भाग है ये भी इटली में मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं देखते हैं। जूपस गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में निस नगर में हुआ था। ये लगभग हम उम्र थे, वो 1810 में पैदा हुआ था, ये 1807 में पैदा हुआ था। तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में हुआ था। याद रखने के लिए ये जूपस और 1807, ठीक है ना, इतना याद रखने के लिए भी याद कर सकते हैं। वह केवल इतना पढ़ा कि पुस्तकें पढ़ सके, ठीक है, पर हमको पढ़ना है ना, और अपने स्वतंत्र और साहसिक प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। केवल इतना पढ़ा कि वो पुस्तकें पढ़ सके, मतलब जहाँ कहीं लिखा है वो पढ़ सके, और अपनी स्वतंत्र और साहसिक प्रवृत्ति को संतुष्ट कर सके। वह मेजिनी की युवा इटली का सदस्य भी बना, जो यंग इटली जो मेजिनी ने बनाया था उसके सदस्य भी बनाए। 1833 में नौसैनिक षड्यंत्र में उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली थी। नौसैनिक षड्यंत्र किया था तो उसमें उसको मृत्युदंड की सज़ा मिली थी, लेकिन वह दक्षिणी अमेरिका में चला गया गैरिबाल्डी। वहाँ से छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेकर के पुनः उसने एंट्री दे दी 1854 में। उसने लाल कुर्ती नामक देशभक्तों का दल बनाया और सिसिली में प्रवेश किया। उसने गैरिबाल्डी ने एक दल बनाया लाल कुर्ती नामक। दोस्तों ये प्रश्न भी आ सकता है कि लाल कुर्ती नामक देशभक्तों का दल किसने बनाया था, तो ये गैरिबाल्डी ने बनाया था। और कहाँ प्रवेश किया था लाल कुर्ती नामक देशभक्तों के दल ने, तो सिसिली में प्रवेश किया था। नेपल्स और सिसिली के जो शासक थे वो अयोग्य थे और साथ ही साथ विदेशी भी थे। मेजिनी, फ्रांसिल क्रिस्ची और गैरिबाल्डी ने यहाँ विद्रोह की योजना बनाई। ठीक है, उन्होंने अंदर ही अंदर नेपल्स और सिसिली में विद्रोह हो ऐसी योजना बनाई, क्योंकि उनको पता था कि जो शासक हैं इसके नेपल्स और सिसिली के वो अयोग्य हैं और विदेशी हैं, तो वो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो मेजिनी, फ्रांसिल क्रिस्ची और गैरिबाल्डी तीनों ने मिल करके यहाँ पर नेपल्स और सिसिली में अंदर ही अंदर विद्रोह हो ऐसी योजना बनाई, क्योंकि उनके साथ लाल कुर्ती नामक देशभक्तों का दल भी था। गैरिबाल्डी ने 1000 लाल कुर्ती वाले स्वयंसेवकों का दल 5 मई 1860 को सिसिली पर आक्रमण के लिए भेजा और उसकी विजय हुई, और वहाँ का स्वयं का अधिनायक उसने घोषित कर दिया गैरिबाल्डी ने। ठीक है, सिसिली पर आक्रमण कर दिया 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों ने, और सिसिली को जीत भी लिया और स्वयं को अधिनायक घोषित कर दिया। इधर जब सिसिली को जीत लिया तो विक्टर एमिनियल स्वयं सेना लेकर के नेपल्स की ओर बढ़ गया। नेपल्स और सिसिली पास पास में ही है ना, तो जब सिसिली को जीत लिया था तो नेपल्स को जितना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो विक्टर एमिनियल स्वयं सेना लेकर नेपल्स की ओर बढ़ा। टियानो नामक जगह पर गैरिबाल्डी और एमिनियल, विक्टर एमिनियल दोनों मिले, तो गैरिबाल्डी ने विक्टर एमिनियल को इटली के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। ये होती है देशभक्ति, जहाँ पर गैरिबाल्डी ने अपने दम पर ये जो सिसिली थी वो जीता था, परंतु जैसे ही विक्टर एमिनियल आया तो उसने इटली के शासक के रूप में गैरिबाल्डी ने स्वीकार कर लिया विक्टर एमिनियल को।
दक्षिण के राज्यों के इटली में मिलने के साथ इटली के एकीकरण का तीसरा चरण पूरा हुआ। तो नेपल्स और सिसिली यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह से ये तीसरा चरण इटली के एकीकरण का पूरा होता है। अगला चरण है वेनेशिया और रोम का विलय। अब ये दो बचे थे। प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था। हम सबको पता है प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ था और प्राग की संधि भी हुई थी। प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इटली ने प्रशा को सहायता दी थी। 3 जुलाई 1866 को प्रशा जीत गया और जब प्राग की संधि हुई तो इटली को वेनेशिया दे दिया था। ये सबको याद ही होगा। रोम के बिना इटली, हृदय के बिना शरीर था। अब वेनेशिया भी मिल गया पर केवल एक बाकी था, रोम। तो रोम जब तक इटली में नहीं मिलता तब तक ऐसा मानना था कि इटली पूरा बिना हृदय का शरीर है। तो उस हृदय को, रोम को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, रोम पोप के अधीन था और फ्रांस की सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए मौजूद थी। रोम जो था वो पोप के अधीन था, तो फ्रांस की जितनी भी सेनाएं थी वो वहाँ पर पोप की सुरक्षा के लिए वहीं पर थी, रोम में ही थी। 1870 में जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था, कौन सा, फ्रैंको प्रशियन युद्ध, याद होगा, जिसमें फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो जब 1870 में फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ तो उसने, ये याद ही होगा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। 1870 में जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ तो उसने रोम से अपनी सेना बुला ली। ठीक है, जो पोप की सुरक्षा के लिए रोम में सेना थी वो उसने वहाँ पर बुला ली। जब इसके बावजूद भी वह हार गया, वहाँ पर जहाँ पता है हमको कि फ्रांस और प्रशा का युद्ध हुआ था तो फ्रांस हार गया था और जो सेना थी रोम में वो भी उसने बुला ली थी, इसके बावजूद हार गया। तो मौका था, तो इस मौके का फ़ायदा इटली ने उठाया और रोम, जहाँ कोई सेना नहीं थी, उस रोम पर अधिकार कर लिया। रोम में जनमत संग्रह करवाया और जनमत इटली के पक्ष में आया। अब ये जो रोम था वो संयुक्त इटली की राजधानी बन गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण का अंतिम चरण पूरा हुआ। 12 जून 1871 को विक्टर एम्यूनियन ने संयुक्त इटली का संसद का उद्घाटन करते हुए कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूरा हो गया है। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। अब हमें अपने देश को सुखी और संपन्न बनाना है। हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे, ऐसा विक्टर एम्यूनियन ने कहा अपनी संसद का उद्घाटन करते हुए 12 जून 1871 को। दोस्तों, इस तरह से इटली का एकीकरण पूरा होता है। अपने ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध में ये इटली का एकीकरण पढ़ा। इसके पहले के वीडियो में जर्मनी का एकीकरण और उसके पहले के वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद और औद्योगिक क्रांति। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आगे के और वीडियो आपको पहुंचते रहेंगे इसी के माध्यम से। धन्यवाद।